एवरीवन। तो आज हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और ये इकोनॉमिक्स क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है, पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स चैप्टर का नाम है। तो चलिए इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में एजुकेशन वाला जो पूरा अपना कवर कर लिया है और पार्ट 1 में मैंने हेल्थ से रिलेटेड आपको इतना बता दिया था। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मतलब एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और एक फ्लो में हम चल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। इन परस्यूट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म्स प्लेस अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन वर्कफोर्स एफिशिएंसी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो कंपनीज होती हैं वो ये ध्यान रखती हैं कि वर्क फोर्स एफिशिएंसी हो। वर्क फोर्स एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वर्क फोर्स का मतलब होता है लेबर एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए। अब लेबर एफिशिएंट तरीके से काम कैसे कर पाएगी, कब कर पाएगी? ठीक है, एज्यूम कीजिए कि जब वो हेल्दी रहेगी, जब उसका हेल्थ ठीक रहेगा, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ विथ ऑप्टिमम हेल्थ इज़ क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि आपको एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे जो कि ऑप्टिमम हेल्थ हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, ताकि इंश्योर हो सके प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और हम अचीव कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो भी गोल है उस कंपनी के, उसको अचीव करने के लिए किसी भी वर्कर की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके हेल्थ पे ध्यान दो। The premise is that individual is in good health are better position to contribute effectively to overall growth and success to the organization। सिंपल भाषा कह रहा है कि इंडिविजुअल अगर गुड हेल्थ में रहेगा तो बेनिफिट करेगा, खुद को भी इफेक्टिवली काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो हेल्थ इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ enable individual to realize their potential effectively contributed to organizational growth। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो इससे इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकता है, इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, ग्रोथ में। हेल्दी इंडिविजुअल मैक्सिमम आउटपुट देता है। ठीक है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। जब भी ऑर्गेनाइजेशनल बोल रहा हूँ यानी कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेल्थ प्रोग्रेस इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो हेल्थ को प्रोग्रेस देखने के लिए एक इंडिकेटर होता है, बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि इंसान कितने दिन तक जीवित रहता है ना। तो ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये 67.2 ईयर था 2021 में, यानी जो एवरेज लोग हैं वो 67.2 ईयर्स तक जीते थे 2021 तक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब जो भी नवजात शिशु हैं, जो भी पैदा हुए हैं। मोर्टेलिटी मतलब मर जाना, और रेट मतलब कितने परसेंट मर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है। पहले था 147 1951 में, इतने ज़्यादा लोग मर जाते थे 1000 बच्चों में, अब 28 हो गया 2020 में, यानी प्रति 1000 बच्चों में 28 लोगों की डेथ हो रही है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? ये ड्रॉप हो गया है, यानी कि जो बर्थ रेट मतलब है कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, एक टाइम पीरियड में, तो वो ड्रॉप हुआ है, वो कम हो गया है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। कितना? 20 ड्रॉप हो गया है। या मान लो कि पहले 100 था, 100 बच्चे पैदा हो रहे थे एक टाइम पीरियड में, तो अब 80 हो गया है, यानी 20 कम हो गए। ठीक है, सिंपल भाषा में। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे डेथ रेट भी है यहाँ पे। तो वो क्या कह रहा है कि डेथ रेट रिड्यूस हुआ 6, है ना, तो 100 थे पहले, तो 94 हो गए। ठीक है, डेथ रेट। हेल्थ केयर डिस्पैरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप डिस्पाइट प्रोग्रेस हेल्थ केयर डिस्पैरिटी परसिस्ट इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। अभी बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना। तो इसमें कह रहा है कि हेल्थ केयर डिस्पैरिटी है, यानी कि हर जगह हेल्थ केयर एक जैसा नहीं है, अलग अलग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। तो उसमें वो बता रखा है कि हेल्थ केयर जो डिस्पैरिटी है अक्रॉस द इंडियन
रीजन अलग अलग है, चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल नीचे देता हूँ, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिसमें बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी ही नहीं है, यानी कि एक डॉक्टर नहीं है, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है ना, उसके लिए आपको दूर जाना पड़ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इज अनइवन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक होता है मेडिकल कॉलेज और एक होता है डेंटल कॉलेज, ठीक है, वही अनइवन है, ठीक है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे पास, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा हूँ, केवल 542 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने? 542 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 313 खाली डेंटल है, यानी दांतों के लिए बातचीत की जाती है वहाँ पे, दांतों की पढ़ाई की जाती है वहाँ पे। लेकिन हम दिखा क्या रहे हैं कि 542 मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल में डेंटल भी आ जाता है, लेकिन आधे से ज़्यादा 313 तो खाली डेंटल है। इतनी अनइवन चीज़ें, यानी डेंटल ज़्यादा है, डेंटल कॉलेज ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, होस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल कॉलेज पाए जाओगे। बाकी जगह रीजनल इम्बैलेंस है हेल्थ केयर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बाकी जगह में कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप ये देख लो, बिहार में देख लो, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? नहीं है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट के पास मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कैसे फंक्शन, क्या परफॉर्मेंस हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ विलिंग इंडिविजुअल टू सिक्योर जॉब एट प्रिवेलिंग वेज रेट, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन जो कि इनएबिलिटी है उसकी, ठीक है, वो चाहता है काम करना, विलिंग इंडिविजुअल है, वो चाह रहा है काम करना, लेकिन उसके पास इनएबिलिटी यानी वो कैपेबल ही नहीं हो पा रहा है कि काम कर पाए, उसे नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है, उसको सिक्योर जॉब मिल नहीं पा रही है, ठीक है, जो भी उसका वेज रेट बन रहा है, ठीक है, उस पर उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये इंडिविजुअल है ना, एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि चाहता है, ये विलिंग इंडिविजुअल है, ये चाह रहा है कि मुझे नौकरी मिले, ठीक है, लेकिन इनएबिलिटी उसके अंदर है, इनएबिलिटी है, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रिवेलिंग वेज पर उसके पास जॉब सिक्योर है ही नहीं, ठीक है। तो अगर पढ़ोगे दोबारा से, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ विलिंग इंडिविजुअल टू सिक्योर जॉब एट प्रिवेलिंग, ठीक है, ये विलिंग है लेकिन इसके पास कुछ इनएबिलिटी है जिसकी वजह से वो सिक्योर जॉब नहीं कर पा रहा है एक स्पेसिफिक वेज रेट पे, वेज मतलब पैसा, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज हु आर नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट और दोज हु आर चैलेंजिंग इन फाइंडिंग सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़, यानी क्या कह रहा है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अंतर होता है एक बंदा जो काम करना ही नहीं चाहता, जिसने मन बना लिया कि मैं काम करूँगा ही, एक बंदा जो चाहता है काम करना बट उसको मिल नहीं रहा है काम, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एक बंदा जो चाह रहा है काम करना और एक बंदा जो चाहता ही नहीं है काम करना, ठीक है, जो फेस कर रहा है चैलेंज फाइंड करने में जॉब को, ठीक है, वो चाहता है, लेकिन एक बंदा जो नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, चाहता ही नहीं कोई चीज़ एम्प्लॉयमेंट में। इंडिया के अंदर रूरल हो गया या सिटी एरिया हो गया, दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट फेस की जाती है, लेकिन अलग अलग रीजन्स होते हैं, रीज़न सबके डिफ़र करते हैं, रीज़न अलग अलग होते हैं। आओ ज़रा रीज़न को पढ़ लेते हैं, ज़रा क्या रीज़न है। ये रीज़न, हाँ, तो बात करते हैं रीज़न के बारे में। तो कह रहा है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज कन्वर्ट पोटेंशियल एसेट्स इनटू लायबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी। अब पता है आपको कि कभी कभार ऐसा देखा गया कि मैन पावर जो है, मैन पावर का मतलब सिर्फ मैन नहीं, मतलब जो भी वर्किंग एज के कैटेगरी के व्यक्ति है, उनकी जो रिसोर्स है उनको वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे लिए एसेट्स बन सकते थे, जो हमारे लिए वैल्यूएबल बन सकते थे, वो अब लायबिलिटीज़ बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कन्फ्यूज़न है, पहली वीडियो देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें एसेट्स और लायबिलिटी क्या। तो वेस्टेज हो रहा है मैन पावर का, जिससे क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एसेट्स बन सकते थे वो लायबिलिटीज़ बन जा रही है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इट क्रिएट अ फील ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, डिस्पेयर अमंग यूथ, ओवरऑल इकोनॉमिक लोड, यानी कि कह रहा है कि ये होपलेसनेस बता दे रहा है, यानी कि उम्मीद ही छूट गई है, ठीक है, उम्मीद ही मतलब यूथ जो है उम्मीद करना ये बंद कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये एक इम्पैक्ट आ रहा है इससे। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंस आ गई है, ठीक है, डिपेंडेंस, ठीक है। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि मान लो जो काम भी कर रहे हैं और जो यूथ जो काम अब कर सकते हैं बट वो काम फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो एक डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन हो सकता है, स्कूल से विड्रॉल हो सकता है ना, और भी बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब इम्पैक्ट हैं जो एम्प्लॉयमेंट के कारण होते हैं। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है डिप्रेस इकोनॉमी का। अगर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रही है, अगर कहीं किसी एरिया पे किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रही है, तो ये बताता है कि उसकी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो डिप्रेस हो चुकी है, ठीक है। यानी कि वो सिग्नल देता है कि इकोनॉमिक चैलेंज में है, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं इकोनॉमी में, नहीं, तभी तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे हो। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है। ये पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, जैसे मान लो कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, कितने, 4 मेंबर हैं, ठीक है, और 2 बड़े बेटे हैं, 2 बॉय हैं, ठीक है, जो अब लगभग 20 साल के हो गए। तो 20 साल के हो गए तो यानी कि अभी वर्किंग पॉपुलेशन में आ गए, एक काम कर सकते हैं। लेकिन उनके जो फादर हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ये 20 साल के जो 2 लड़के हैं ये काम करने लायक हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन इनको ये अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हुई है। तो क्या ये डिपेंडेंट है, क्या ये जो बंदा वर्क कर रहा है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक डिपेंडेंट वर्किंग पॉपुलेशन होगा कि नहीं होगा इंक्रीज। तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होती है। तो पहला है सीजनल। सीजनल रूरल एरिया में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई फार्मर है जो खाली वीट की खेती कर रहा है, अब वो वीट तो आपको पता है कि एक सर्टन सीज़न में उगेगा, है ना, तो ये क्या होता है, सीजनल होता है। आप शहरों में भी देखो, अर्बन में होता है, मान लो कोई लाइटिंग वगैरह की कंपनी है जो लाइट मैन्युफैक्चरर है, जब फेस्टिवल वगैरह आता है, दिवाली वगैरह आता है, तो उसका बहुत बढ़िया काम चलता है, उसके बाद थोड़ा मंदी हो जाती है, तो सीजनल में आता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन होता है फैमिली बेस्ड एग्रीकल्चर सेटिंग जो करते हैं, मतलब फैमिली बेस्ड जो एग्रीकल्चर करते हैं उनमें देखा जाता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला एम्प्लॉयड है, ऐसा देखने में लगेगा क्यों एम्प्लॉयड है, लेकिन बेसिकली वो इनसफिशिएंट होते हैं रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने में। कैसे, ये आप मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई है, आप इसे देख सकते हो, ये देखो, यहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना ही चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर मोर पीपल आर एंगेज इन देन रिक्वायर, यानी ज़रूरत सिर्फ 2 व्यक्ति की थी। यहाँ पे ज़रूरत, यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 2 व्यक्ति की है, लेकिन लगे कितने, 3 हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर ये 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो सेम टाइम पर जो आउटपुट आ रहा है वो मान लो 100 kg का आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 kg का आ रहा है, 100 kg का आ रहा है, ठीक है। ये समझ लो कि 100 kg का आ रहा है, ये 3 बंदे 100 kg का आउटपुट लेकर आ रहे हैं। मान लो ये जो व्यक्ति है, ये जो छोटा सा आदमी है, ये कहीं चला गया, ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो अब ये 2 बचे हुए हैं। अब सेम टाइम पर यही 2 बंदे फिर से 100 kg का प्रोडक्शन कर दे रहे हैं, यानी कि वो तीसरे बंदे का इम्पैक्ट तो पड़ा ही नहीं इस पर। यानी कि अगर आप देखोगे जो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडियन एग्रीकल्चर मोर पीपल आर एंगेज, यानी ज़्यादा काम व्यक्ति कर रहा है और रिक्वायर्ड नहीं है, ये बंदे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये बंदा ना हो तो भी 100 kg ही आ रहा है प्रोडक्शन, तो इसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये जो बंदा है ना, ये जो व्यक्ति है, ये अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा। और कौन सा है, डिस्गाइज, है ना, इसको कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। और एक होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन में देखी जाती है, शहरों में, कि आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास स्किल है, लेकिन आप फिर भी अनएम्प्लॉयड हो। कई लोग होते हैं कि MA B.Ed B.Tech कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, IIT नीट बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब ये देखा जाता है कि उनको जॉब मिली तो वो निराश हो जाते हैं ना। तो अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है, ठीक है, ये ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन यानी उल्टी सिचुएशन है। अमूमन देखा जाता है कि एजुकेटेड लोग
एम्प्लॉयमेंट पा लेते हैं, बट यहाँ पे पैराडॉक्सिकल यानी उल्टी सिचुएशन है कि एजुकेटेड बंदा ही, ठीक है, उसके पास मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतनी डिग्री है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है एक एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है, इससे शॉर्टेज इन अदर, कहीं एक जगह पर तो सरप्लस होता है मैन पावर का और दूसरी जगह शॉर्टेज होती है ना। जैसे आप सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, जो आईटी सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है ये ज़्यादा कहाँ है, ये आप देखोगे हैदराबाद में हो गया, ये बेंगलोर में हो गया, है ना, यहाँ पे ज़्यादा, मुंबई में देखोगे यहाँ है, तो यहाँ तो इन सब चीज़ों के लिए मैन पावर ज़्यादा है। लेकिन क्या आप बिहार में देख रहे हो बात, क्या आप यूपी में देख रहे हो, तो यहाँ पे कहीं शॉर्टेज है और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से फ्लरिश हो रहा है, सरप्लस है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक था ना। हमने जो चैप्टर नंबर 2 है अपनी इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है, क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स कंप्लीटेड, पूरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेसिकली। तो ये था आज की वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।